हर औरत को अब सेल्फ केयर के ऊपर काम करना है। ये वो टाइम है जब आपको अपने ऊपर टाइम लगाना है, अपने आप का ध्यान रखना है। औरत जब बच्चे पैदा कर सकती है, वो अब खत्म हो जाता है क्योंकि आपकी ओवरीज में 2 रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं। अगर आपको कोई कुछ बेच रहा है कि ये ऐसा कोई मिरेकल है कि जिससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पे आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। 5 बेसिक चीजें खानी है। मेनी वुमेन यू विल सी उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपका बैलेंस ठीक रहे। जिसका मन करता है वो एक सोशल मीडिया चैनल बनाकर अपने व्यूज, अपने लाइक्स, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए सेंसेशनल न्यूज डालते हैं। क्या मेनोपॉज का असर फिजिकल रिलेशनशिप पे भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। Naturally. बिफोर 40 अगर आपका मेनोपॉज होता है, इसको कहा जाता है प्री मैच्योर मेनोपॉज या प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा अननोन होकर भी काफी ज्यादा नोन है, मेनोपॉज। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने ये नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक औरत की जिंदगी में बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। जब मेनोपॉज आता है, जब पीरियड्स ऑफिशियली एक औरत अपने शरीर से उसे टाटा बाय बाय कर देती है। अब ये क्या होता है, जब ये हो रहा होता है तब किस तरीके की दिक्कतें औरत झेलती हैं, औरत के शरीर के बारे में हम बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में बटोरेंगे। और उसके साथ हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं मेनोपॉज और विमेंस हेल्थ कोच निधि कक्कर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, क्योंकि बहुत लोग ये शब्द ही नहीं जानते हैं, मेनोपॉज क्या होता है, ये क्या होता है, इसका क्या रोल होता है एक औरत की जिंदगी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आई थिंक इंटरव्यू आगे बढ़ाने से पहले एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि मेनोपॉज होता क्या है। और इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इसमें कई स्टेजेस भी रहती हैं। बट पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज बेसिकली एक औरत की लाइफ का एक लाइफ स्टेज है, ठीक है? और ये लाइफ के तीसरे हिस्से में आता है। तो अगर आप लाइफ को 3 हिस्से में बांटते हैं तो ये तीसरे हिस्से में आता है। जैसे प्यूबर्टी एक स्टेज है, प्रेगनेंसी एक स्टेज है, ऐसे मेनोपॉज एक लाइफ स्टेज है। तो ये कोई डरने की कोई बात नहीं है। हर औरत की लाइफ में ये स्टेज आएगी ही आएगी ज़रूर। और ये तब आती है जब आपको 12 महीने कंसेक्यूटिवली पीरियड्स नहीं आते हैं। तब आप ऑफिशियली मेनोपॉज में होते हैं। एंड इस डेफिनेशन के हिसाब से मेनोपॉज वो एक दिन है जब आपको 12 महीनों के लिए पीरियड नहीं आए। मान लीजिए 11 महीने आपको पीरियड नहीं आए या 10 महीने आपको पीरियड नहीं आए और फिर आपको एक पीरियड आ जाता है, तो आपको फिर से गिनना पड़ेगा 12 महीने कंटिन्यूअस। जब तक आपके 12 महीने खत्म नहीं होते आप इकट्ठे कंसेक्यूटिवली, तब तक आप मेनोपॉज में नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, मतलब औरत जब बच्चे पैदा कर सकती है, वो अब खत्म हो जाता है क्योंकि आपकी ओवरीज में 2 रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं। इनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हॉर्मोन्स अब बहुत बहुत कम ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? जब इनकी मात्रा कम हो जाती है तब हम मेनोपॉज में आ जाते हैं। तो ये एक लाइफ स्टेज है, नेचुरल लाइफ स्टेज है जो हर औरत की जिंदगी में आएगी। मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये 3 हिस्सों में मैं ब्रेक डाउन करती हूँ। सबसे पहले आता है आपका पेरीमेनोपॉज, फिर मेनोपॉज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, और उसके बाद जब आपका मेनोपॉज खत्म हो जाता है उसके बाद का लाइफ स्टेज होता है पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है? और पोस्ट मेनोपॉज मेनोपॉज से लेकर जब तक आपकी लाइफ है तब तक रहता है, तो वो खत्म नहीं होता है, ठीक है? तो आप जितनी देर एक औरत अलाइव है उतनी देर वो पोस्ट मेनोपॉज में है। एनीवे, तो हम शुरू करते हैं पेरीमेनोपॉज से। पेरीमेनोपॉज एक ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है?
इस समय क्या होता है कि जो आपके हार्मोन हैं, जो पहले मैंने आपको बताए थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स आपके फ्लक्चुएट करते हैं। कम ओके, होने से पहले ये बहुत ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। तो ये एक ठीक है। एकदम कन्फ्यूजन का स्टेट है। हुँ, इसको पेरीमेनोपॉज़ कहते हैं। इसका एवरेज एज जो होता है, ये हुँ, है इंडिया में अर्ली 40s टू मिड 40s, लेकिन ओके, लेट 30s में भी इसके साइन्स आ सकते हैं। तो मेनोपॉज़ का एवरेज एज वर्ल्ड वाइड है 51 इयर्स। एवरेज मतलब उसके कुछ साल पहले और कुछ साल बाद में भी नॉर्मल है, लेकिन हुँ, 51 एवरेज है। बट इंडिया में एवरेज एज है अबाउट 48 इयर्स ओके, मेनोपॉज़ का। और पेरीमेनोपॉज़ इससे कोई 5 या 8 साल पहले आता है। तो एक फिक्स डेट नहीं है सबके लिए, सब लेडीज़ के लिए। जैसे आपकी हर औरत की प्रेगनेंसी यूनिक होती है, ऐसे ही आपका पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़ यूनिक है। ये कब आएगा, ये हमको नहीं पता है, लेकिन आएगा ज़रूर। और उसके आने से पहले पेरीमेनोपॉज़ आपका ज़रूर आएगा। और ये स्टेज जो है, ये तकरीबन 8 से 10 साल पहले भी आ सकती है। इट्स नॉर्मल। तो अगर लेट 30s में भी आपके अंदर चेंजेस आनी शुरू होती हैं, तो हो सकता है कि आप पेरीमेनोपॉज़ में हो। इनफैक्ट एक आजकल नई टर्म है, प्री हुँ, पेरीमेनोपॉज़। मतलब अच्छा ये प्री भी होता पेरीमेनोपॉज़ से पहले भी जो है। हुँ, हल्की-हल्की चेंजेस आपको बॉडी में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये चेंजेस क्या होती हैं? हुँ, सबसे पहले तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कौन सी चेंजेस आप अ, देख सकते हैं। देखने को मिलता है, हाँ, फेस कर हाँ, तो आपको सिम्पटम्स नज़र आएँगे। आपके अंदर आपकी बॉडी आपको बताएगी कि कुछ कुछ फ़र्क है, ये नॉर्मल नहीं है, कुछ मेरे बॉडी में चेंज। क्या चेंजेस तो फेस वो करते हैं? चेंजेज़ हैं आपकी नंबर 1 आपके पीरियड्स में, ठीक है? अच्छा, तो आपके पीरियड्स या तो स्किप होने शुरू हो जाएँगे, हुँ, या ज़्यादा 4-5 दिन से लंबे होंगे, या 4-5 दिन हुँ, से कम होंगे, या आपको बहुत हेवी ब्लीडिंग होगी, या हुँ, आपको बहुत कम स्पॉटिंग होगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अभी कुछ भी आपका पहले की तरह वो एक जो रेगुलर साइकिल चल रहा था, वो नहीं चलेगा। तो उसमें हुँ, आपको चेंजेस नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है। उससे पहले या उसके साथ या उसके बाद आपको हॉट फ्लैशेस, जैसे एकदम से गर्मी लगना, ये बहुत ही एक कॉमन सिम्पटम है पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़, और ये पोस्ट मेनोपॉज़ तक भी रह सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक ब्रेन में एक एरिया होता है जहाँ पे आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। हुँ, उसमें चेंज आ जाती है जब आपके हार्मोन्स कम होते हैं। तो आपको बैठे-बैठे एकदम से गर्मी लगती है, या रात को बहुत पसीने आते हैं। इसको हुँ, हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स कहते हैं। और इससे आपको फिर नींद में भी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, या डीप स्लीप नहीं आती है, या आप 3 बजे उठ जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। अब ये हर एक प्रॉब्लम नहीं आती है, हुँ, बिकॉज़ एवरी लेडी इज़ डिफरेंट। अलग-अलग होते हैं, हाँ, सब तो अलग सबका है, अलग-अलग अपना सब एक्सपीरियंस यूनिक होता है। होगा। इसलिए मैं जो भी लिस्ट आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक-एक सिम्पटम आपको होगा। हो सकता है आपको कोई भी सिम्पटम इतना ज़्यादा ना हो सकता है आपको इसमें से कुछ सिम्पटम हो सकता है आपको इसमें से सब सिम्पटम्स हो। सब हुँ, नॉर्मल है। सो इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर आपके मूड में चेंजेस, ये भी बहुत कॉमन है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, गुस्सा हाँ, आना, इरिटेट होना छोटी-छोटी बातों पे, आपको अक्सर लगेगा हमारी कि आप। मम्मियाँ इरिटेट रहती हैं, हाँ, तो ये मेनोपॉज़ की वज़ह से होता है, चिड़चिड़ा बिल्कुल। रही होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपनी मम्मीज़ के साथ थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपकी मम्मी के अंदर कुछ बदल रहा है। तो क्या ये जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं वैसे, इसको बैलेंस करने का भी कोई तरीका होता है? 100% होता है। पहले मैं आपको बता दूँ सिम्पटम सारे? हाँ, पहले बता दो उसके बाद फिर सबसे मुझे बड़ा सिम्पटम तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया नहीं है, जो अच्छा, मोस्टली सब लेडीज़ को होता है, ख़ास करके इंडिया में तो मेरे हर दूसरे क्लाइंट या हर क्लाइंट को है, वेट गेन।
जिससे लेडीज बहुत परेशान हो जाती हैं। और जो वेट गेन भी होता है, एक टिपिकल काइंड ऑफ वेट गेन होता है, ओवरऑल नहीं होता है, आपके मिड सेक्शन, आपके पेट के पेट, एरिया होता है। जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो आपको सडनली आना शुरू हो जाएगा। उससे क्या है कि आपको जनरली, ऑब्वियसली आप परेशान रहते हैं कि कभी कुछ है तो कभी कुछ है, तो मैं तो सब कुछ वही कर रही हूँ, वही खा रही हूँ, वैसे ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है? थकावट रहती है, फिर ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस, वैजिनल ड्राइनेस, वजाइना में ड्राइनेस, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। ये आपको मैंने कुछ बताए हैं, और कई सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एस्ट्रोजन, हम लोग मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के हर ऑर्गन पे हैं, बालों से लेकर पूरे स्किन तक, हर जगह। इसलिए एवरी ऑर्गन में इसका आपको इफेक्ट आएगा। पर जैसे मैंने कहा था, एक तो डरने की कोई बात नहीं है, दूसरा ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, और इसके बारे में हम डेफिनेटली इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको? उसके लिए 4 पिलर्स हैं। नंबर 1 आपका डाइट और न्यूट्रिशन, ठीक है? आपको, आपका जो फोकस है डाइट और न्यूट्रिशन में, ये अब थोड़ा-सा अलग से है, और आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो। इन योर न्यूट्रिएंट्स, हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, ठीक है? ये पांचों के ऊपर आपने काम करना है, और नंबर 1 उसमें है कि आपको अपना प्रोटीन इनटेक ज़्यादा रखना है, ठीक है? क्यों रखना है? क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में आपका मसल डिक्लाइन होता है। उस मसल को बचाने के लिए, ताकि आप हेल्दी एजिंग एक्सपीरियंस कर सकें, आपको अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है। तो ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाएं, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि प्रोटीन खाने से आपका मसल बढ़ेगा। सो नंबर 1 पिलर इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। सिर्फ प्रोटीन नहीं, इसमें कई और चीज़ें भी आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, फाइबर, हेल्दी फैट्स, vitamins, minerals, everything. I will go into more detail बाद में। नंबर 2 एक्सरसाइज। किस तरह से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? आपको, चाहे आप वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, कार्डियो करें, योगा करें, जो मर्जी करें, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब वेट उठाना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अपने मसल बढ़ाना है, और मसल बढ़ाने के लिए आपको वेट उठाना है और प्रोटीन खाना है, ये दोनों चीज़ें करनी है। और जब मैं वेट उठाना बोलती हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके कोई महंगा जिम ज्वाइन करिए या किसी पर्सनल ट्रेनर को ले आइए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप करना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड, पर अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो अपने खुद के बॉडी वेट से आप कई एक्सरसाइजेस घर में ही कर सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, प्लैंक्स हो गए, वॉल सिट हो गए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद, क्योंकि आपका बॉडी वेट से आप वो कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपका बैलेंस ठीक रहे, बिकॉज जैसे आप एज करते हैं, आपके बैलेंस में प्रॉब्लम आती है। मेनी वुमेन यू विल सी, उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका बैलेंस पे काम हो, जैसे सिंगल लेग पे खड़ा होना, सपोजिंग, एज सिंपल एज दैट। जैसे आप अपने दांत ब्रश कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप एक टांग पे खड़े होके करें, जितनी देर कर सकते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है? तो एक्सरसाइज इज पिलर नंबर 2। इसके साथ योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि योगा से क्या होता है, आपका माइंड भी शांत होता काम है, हो जाता है। काम हो जाता है। वो भी आपको उसके ऊपर भी काम करना है। सो बेसिकली हर औरत को अब सेल्फ केयर के ऊपर काम करना है। ये वो टाइम है जब आपको अपने ऊपर टाइम लगाना है, अपने आप का ध्यान रखना है। अपने सबका ध्यान रखा सारी उम्र, बच्चों का, हस्बैंड का, इन लॉज का, सबका,
अब आपका टाइम है। अच्छा, मेनोपॉज़ के बाद क्या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? मैं नहीं, मेनोपॉज़ के बाद नहीं हो प्रेग्नेंट सकती। नहीं हो सकती। पेरी मेनोपॉज़ के टाइम हो सकती है, डेफ़िनिटली, अच्छा। क्योंकि आपके हार्मोन्स अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन मेनोपॉज़ के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसी से आपकी प्रेगनेंसी होती है, ये अब आपके अंदर नहीं है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए कहीं से तो आई डोंट नो, बट हुँ। नहीं हो सकते, नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती हैं। नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। और क्या मेनोपॉज़ का असर फिज़िकल रिलेशनशिप पे भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। नंबर 1 तो ये है कि आप खुद, जैसे रात को आपको नाइट स्वेट्स, आपको नींद नहीं आती, आप खुद अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है। एक तो ये है, ठीक है? फिर आपका मूड चेंजेस, यू आर नॉट इन अ काम स्टेट, तो डेफिनिटली आपकी जो भी लिबिडो है, जो भी आपकी नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, वो कम हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है आपकी वैजिनल ड्राइनेस। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी हुँ, स्किन ड्राई होती है, आपको वैजिनल ड्राइनेस होती है, तो आपका जो मतलब जो इंटिमेसी है वो बहुत कम हो पेनफुल है। जाता इट्स है। वेरी, अच्छा, वेरी पेनफुल, ओके। बिकॉज़ देयर इज़ नो कुछ लुब्रिकेशन नहीं है, तो आपको बहुत मतलब अनकम्फर्टेबल है। तो ये जो आजकल एक कहावत चल रहा है कि बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है? ये मिथ है? आई हैव टू से कि अगर आपका हेल्दी मेनोपॉज़ होता है, हुँ, तो आपका इंटिमेसी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि औरतें इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपने हुँ, मूड को लेकर और अपनी ड्राइनेस को लेकर, कि उनको वो डिज़ायर खत्म हो जाती है। अब उस डिज़ायर को वापस लाने के लिए हमें क्या करना है? अपना ध्यान रखना है। ओके। आपकी जो वाजिना में ड्राइनेस है, उसका इलाज करना है। उसके इलाज के लिए आप एस्ट्रोजन क्रीम्स लगा सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो आपको आपकी डॉक्टर रिकमेंड करके देंगी। उसके लिए आप हेल्दी फैट्स खाएँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है डाइट में। और अपने मूड को ठीक करने के लिए फिर आप डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज़, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना, गुड स्लीपिंग हैबिट्स, अगर आप अपने अंदर अच्छा फ़ील करोगे, तो ऑब्वियसली देन योर रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। तो बात तो वहीं आ जाती है ना कि आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, जो भी थायरॉइड के पेशेंट्स होते हैं, जो पीसीओडी के पेशेंट होते हैं, पीसीओएस, ये जितने भी आजकल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है लड़कियों में खासकर। तो क्या ये पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मेनोपॉज़ हो जाते हैं? इसका असर आपके हार्मोनल हेल्थ पे पड़ता है फॉर श्योर, ओवरऑल कि आपके सिम्पटम्स कैसे रहेंगे, पर मेनोपॉज़ कब शुरू होगा या कि जल्दी होगा या देर से होगा, इसमें इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। नहीं, नहीं, इसका अच्छा मेनोपॉज़ के टाइम से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बट मेनोपॉज़ आपका कितना कंफर्टेबल रहेगा, उस पे इफ़ेक्ट होगा। ओह! अनकम्फर्टेबल भी हो सकता है। अगर आपको थायरॉइड प्रॉब्लम्स हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम्स हैं, डेफ़िनिटली आपका मेनोपॉज़ ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। जेनेलिया देशमुख ने अभी खुद एक बात बोली कि वो 35 साल की हैं और उनका मेनोपॉज़ हो चुका है। अब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक हुँ, है? बट हुँ। वो उन्होंने बोला कि वो बहुत नेचुरल है। तो क्या 35 साल की उम्र में बिफोर 40 इज़ इट नेचुरल टू हैव अ मेनोपॉज़ और अगर ये नेचुरल है, तो फिर ये इतना जल्दी कैसे मेनोपॉज़ हो रहा है? क्या ये रीज़न है? नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है। बिफ़ोर 40 अगर आपका मेनोपॉज़ होता है, इसको कहा जाता है प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ या प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ये नेचुरल नहीं है। ये क्यों होता है? जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, किसी ऑटो इम्यून इश्यू के कारण हो सकता है,
कोई सर्जरी, जैसे आपने हिस्टेरेक्टमी कराई या कोई भी और सर्जरी कराई, उसके कारण फोर्स्ड सर्जिकल मेनोपॉज हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, या किसी और जो भी कारण से हो, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। और जब आपको बिफोर 40 मेनोपॉज हो जाता है, तब डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाकर कुछ ना कुछ इसका हार्मोन रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत मतलब सिम्टम्स की बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जब जब तक ये हार्मोन्स एक औरत की बॉडीज में रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों से। सो जब ये चले जाते हैं, वो प्रोटेक्शन चली जाती है, एंड आप सडनली एक्सपोज हो जाते हैं कई हेल्थ रिस्क से। इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपका इतना जल्दी मेनोपॉज हो, तो आप डॉक्टर को दिखाएं और हार्मोन रिप्लेसमेंट कराएं, ओके। अगर आपके केस में वो हो सकता है, क्योंकि वो हर एक के लिए नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि आजकल जैसे देखा जा रहा है कि 10 साल की बच्चियाँ, 10 साल की छोटी बच्चियाँ पीरियड्स हो जा रही हैं। स्कूल्स में ही बहुत मतलब 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पीरियड्स हो जा रहे हैं आजकल की लड़कियों को। तो अब क्योंकि इतना जल्दी पीरियड्स शुरू हो रहा है, तो क्या जल्दी मेनोपॉज़ भी हो जाएगा उनका फिर? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। अर्ली पीरियड क्यों हो रहा है? अगेन, गलत खाने से, a lot. Packaged foods, processed foods, sedentary lifestyle, पर सबसे ज्यादा खाने की जो हैबिट्स हैं, जो इतनी खराब हैं, उससे हो रहा है। और इसका कनेक्शन आपके मेनोपॉज की एज पे नहीं है। अगेन, इससे क्या होगा? हो सकता है आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाए, पीसीओडी या पीसीओएस हो जाए, फिर आपका मेनोपॉज बहुत मुश्किल हो जाए, वो मुमकिन है। लेकिन आपका मेनोपॉज जल्दी आ जाए, ये इसमें कोई एस्टैब्लिश्ड कोरिलेशन नहीं है। जैसे 10 साल की उम्र में जिनको पीरियड्स आने वाले हैं, या फिर हमें, क्योंकि अब ये एक नेचुरल एज बन गया है 10 साल 11 साल, तो ऐसे एज में लड़कियों को क्या खाना पीना चाहिए? वैसे तो ये बात हो रही है मेनोपॉज लेडीज की, हाँ, उन अब बच्चों की हम नहीं हो रही है, वहाँ पर चलेंगे। लेकिन ठीक है, जरूर। देखिए, जो बेसिक रूल्स है ना डाइट के, वो बदलते नहीं है। सो ओके। उनके लिए भी मैं बोलूंगी कि जितना हो सके प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स को अवॉइड करें। आई थिंक सबसे ज्यादा कल्प्रिट वही है। उसमें क्या होता है? उसमें चीनी ज्यादा रहती है, नमक ज्यादा रहता है, और ट्रांस फैट्स ज्यादा रहते हैं। ये तीनों चीजें पैकेज फूड्स में बहुत ज्यादा रहती हैं, और ये तीनों ही चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत खराब है। अच्छा, अगर मैं आपसे सिर्फ 5 ऐसे नेसेसरी डाइट पूछूं जो कि हर एक एज ग्रुप की औरतों को, लेडीज को, लड़कियों को खाना चाहिए, तो वो 5 नेसेसरी डाइट्स क्या होंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू से वन थिंग, कि कोई भी मिरेकल सप्लीमेंट या कोई मिरेकल प्रोडक्ट या कोई, मतलब अगर आपको कोई कुछ बेच रहा है कि ये ऐसा कोई मिरेकल है कि जिससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पे आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। आपको वही जो मैंने अभी कहा था, 5 बेसिक चीजें खानी है। नंबर 1 आपका प्रोटीन, नंबर 2 फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, ठीक है, होल ग्रेन्स और दालें, और नट्स एंड सीड्स। ये 5 चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। अच्छा, ये और नेसेसरी ये है। इतना, मतलब इतना सिंपल है और इतना बोरिंग है कि इसमें कोई खास वो इतना कोई खास ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सिंपल चीज ही लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। आजकल एड्स आते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे कि ये खाओ, टेस्टी अच्छा, पिज़्ज़ा खाओ, तो बिल्कुल, लालच आ जाता है इंसान। बिल्कुल। और फिर लोग भागते हैं कि मुझे कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो कि मेरी स्किन भी बढ़िया हो जाए, मेरे बाल भी बढ़िया हो जाए, और मेरी वेट भी कम हो जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। गुड अच्छा, क्योंकि हम न्यूट्रिशन, सोशल गुड मीडिया हेल्थ के बारे में बहुत बात कर बोरिंग रहे है। हैं, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमने देखा है अक्सर, मैं खुद भी देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे, जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक देखा सोशल मीडिया पे एक रील में ही कि बीटरूट को कभी कच्चा मत खाओ, ठीक है? अब मैंने एक जगह देख लिया कि बीटरूट को कच्चा मत खाओ, पका के खाना है खाओ। दूसरी जगह बीटरूट को खाओ ही मत।
अब क्योंकि ऐसे ऑलरेडी बहुत सारी बातें चल रही है सोशल मीडिया पे। एक कोई सोशल मीडिया रील कुछ और बोलता है, फिर वहीं दूसरा रील उसका अपोज़िट बोल देता है ना? अब ऐसे में लोग किस पर भरोसा करें? कैसे क्या ट्रस्ट उसका क्या हम कैसे उसको पहचानें? सोशल मीडिया में हम कैसे परखें कि ये सही बोल रहा है? एक्चुअली ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है आजकल के डे एंड एज में। जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग बड़े हो रहे थे, तो सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हुँ, किताबें थी। और किताबें कौन हुँ, लिखता था? नॉन प्रोफेशनल्स। ये नहीं कि कोई भी उठ के कुछ भी किताब लिख रहा है। और वही किताबें हमारी लिए सब इंफॉर्मेशन का सोर्स होती थी। अब क्या होता है कि जिसका मन करता है वो एक सोशल मीडिया चैनल बनाकर अपने व्यूज, अपने लाइक्स, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए सेंसेशनल न्यूज़ डालते हैं। ये मत हुँ, खाओ, ऐसे मत करो, वो मत करो। न्यूट्रिशन सिंपल है, लेकिन अब क्या है कि आपकी ज़िम्मेवारी है खुद को समझना कि आप किन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो। हुँ, सो अ लॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद पे है कि हुँ, आप खुद देखो, उनके क्रेडेंशियल्स देखो, पता करो कि आप जिस अकाउंट को आप फॉलो कर रहे हो, जो इंसान जो भी बात कर रहा है, उसके पीछे उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि नहीं? कौन है ये? और आप खुद अपना लॉजिक यूज़ करके देखिए कि ये जो बोल रहा है, इसमें कुछ सेंस है कि नहीं? हुँ। और फिर आप उस हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन को फॉलो। अच्छा, हम क्योंकि इससे पहले जो बात कर रहे थे हम वुमेन्स हेल्थ को लेकर बात कर रहे थे, तो डाइट को लेकर हमने बात की। लेकिन हम एक चीज़ जो अभी भी मतलब कहीं न कहीं इग्नोर आज भी करते हैं, वो है हैबिट, नॉर्मल डेज़ हैबिट्स, जो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ़ पर, हमारे हेल्थ पर। तो क्या ज़रूरी हैबिट्स होते हैं एक लेडी को टू टू कीप देयर यूट्रस हेल्दी? यूट्रस हेल्दी। सी हैबिट्स ले दे के वो ही होते हैं। एक तो यूट्रस में मैं एक चीज़ डेफिनेटली ऐड करना चाहती हूँ इधर। जब आपकी बाय द टाइम आप पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ तक आते हैं, तो आपका जो पेल्विक फ्लोर है, जहाँ पर आपका यूट्रस, ओवरीज़ वगैरह हैं, आपका पेल्विक फ्लोर लूज़ हो जाता है। सब्सिक्वेंट चाइल्ड बर्थ के कारण वगैरह। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ेज़ जिसमें आप अपने, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें आप, जैसे आपको बाथरूम जाना है, ठीक है? यू वांट टू गो एंड यूरिनेट, लेकिन आप नहीं जा सकते हो, आपको रोकना है। तो आप क्या एक्शन करोगे? आप अपने यूट्रस के जो एरिया है, जो पेल्विक फ्लोर है, उसको आप दबा के टाइट रखोगे। कर लोगे। ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। एंड दीज आर कॉल्ड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। ये योगा में भी बहुत एक्सरसाइजेस हैं और वैसे भी बहुत एक्सरसाइजेस हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो लेडीज जैसे बड़ी होती हैं, हुँ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाता है, मतलब आपको कंट्रोल नहीं रहता है यूरिन में। वो क्यों हो रहा है? हुँ, क्योंकि आपका यूट्रस नीचे आ गया है सब्सिक्वेंट चाइल्ड बर्थ वगैरह के कारण और एजिंग के कारण। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप नॉर्मल भी कहीं भी बैठे हैं, आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करिए। दैट सेंसेशन ऑफ स्टॉपिंग योर यूरिनेशन, आपको जाना है पर आप नहीं जा सकते, तो आपको कैसे उसको रोकना है? फिर स्टोन हो वो, जाएगा। हाँ, स्टोन हो जाएगा फिर अगर ज़्यादा रोकोगे। नहीं नहीं नहीं, आपको रोकना नहीं है, आपको अच्छा, यूरिन नहीं रोकना, आपको वो एक्शन करना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको। प्रैक्टिस अच्छा, करना है, वो उस ओके, एक्शन को ओके, प्रैक्टिस करना है। आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है। आपको जब जाना है यूरिनेशन के लिए आप उसको रोको, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको हुँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। हुँ, सो यू हैव टू ओके, स्ट्रेंथन योर पेल्विक फ्लोर। बाकी यूट्रस आपकी बॉडी का पार्ट है, जैसे आपके हर बॉडी का पार्ट है। आपकी ओवरऑल बॉडी में हेल्थ रहेगी, तो आपका यूट्रस भी हेल्दी रहेगा। अच्छा। अ, आपने बोला कि एक एवरेज एज होती है लड़की औरतों की टू लास्ट मेनोपॉज़ इज़ 51 नॉर्मली, है ना? ग्लोबली। लेकिन क्या ये नॉर्मल है कि फिर 55 प्लस लेडी को अगर पीरियड्स हो रहे हैं?
नॉर्मल तो नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अच्छा। 55 के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, वुमेन्स हेल्थ मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो 45 प्लस जितनी भी लेडीज होती हैं उनको कौन-कौन से टेस्ट करवाने ही चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। सो हुँ। नंबर 1 आपका आता है विटामिन डी टेस्टिंग ओके। इज रेगुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके लिपिड लेवल्स में आपका आता है एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एपोबी। एपोबी एक नए किस्म का टेस्ट है जो आपके डेंजरस कोलेस्ट्रॉल को बताता है कि आपके अंदर कितने ऐसे कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स हैं जो आपके आर्टरीज में प्लाक कर सकते हैं। ओके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन HSCRP, ये आपके इन्फ्लेमेशन लेवल्स बताता है। HSCRP मतलब हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड inflammation is important for heart health, but inflammation is important for overall health. बिकॉज आजकल के लाइफस्टाइल से क्या हो रहा है, आपके इन्फ्लेमेशन लेवल्स ऊपर जा रहे हैं। जिस तरीके का आप खाना खा रहे हैं, जिस तरीके के आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जिस किस्म का आप पानी पी रहे हैं, उससे आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल बढ़ रही है। इन्फ्लेमेशन का असर आपकी स्किन, हेयर, बोन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, हर चीज पे पड़ता है। फिर आते हैं आपके आयरन टेस्ट में। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप लेडीज के टेस्ट देखोगे, 99.9% लोगों ने फेरिटिन कभी जिंदगी में चेक ही नहीं कराया। तो आप हीमोग्लोबिन चेक कराएं, आप फेरिटिन चेक कराएं, आप टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक कराएं, आप ट्रांसफेरिन लेवल्स चेक कराएं, B12 लेवल्स जरूर चेक कराएं। फिर आपके ब्लड शुगर मार्कर्स। ब्लड शुगर में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज तो लोग करा लेते हैं, पर फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, ये भी लोग नहीं कराते हैं। फिर HbA1c, वो भी जरूरी है। सो दीज आर द मेन टेस्ट दैट एवरी वुमन शुड बी गेटिंग डन वेरी रेगुलरली। हर जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ओवर 60, आई वुड से हर 6 महीने में आप टेस्ट कराइए। ओके। अच्छा, क्योंकि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं औरतों के शरीर के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी नहीं पता है लोगों को, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी लोग मान रहे हैं कि ये है, लेकिन ये नहीं है, मतलब मिथ्स बहुत हैं, है ना? तो औरतों के शरीर के बारे में क्या-क्या मिथ्स हैं वैसे? बहुत मिथ्स हैं, बहुत बहुत मिथ्स हैं, क्योंकि वो ऐसी कॉमन चीजें हैं जो सब बोलते हैं। नंबर 1, हाँ। वेट गेन तो नॉर्मल है एजिंग के अच्छा। बाद, ठीक है। और मेनोपॉज से वेट गेन तो होगा ही होगा, ऐसा हुँ। कोई, ठीक है, आपके लिए वेट गेन एक प्रॉब्लम है उसके बाद, लेकिन हुँ। ये किसी ने नहीं कहा कि दिस इज नाउ योर लाइफ और आपको वेट गेन मतलब ओवर वेट ही रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। फिर हॉट फ्लैशेस आर द ओनली सिम्टम ऑफ मेनोपॉज, नॉट एट ऑल ट्रू। अगर मैं सारे सिम्टम्स देखूं मेनोपॉज के, तो मेरे हिसाब से हॉट फ्लैशेस उनमें से सबसे कम सीरियस है। हर बॉडी के पार्ट आपका इफेक्ट होता है, और आपके जो हेल्थ रिस्क्स हैं, जो मैंने पहले भी बोला था, कौन से रिस्क हैं? आपका बोन हेल्थ, हुँ। आपके जॉइंट पेन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी कम होती है, ऑल दीज फैक्टर्स, योर कार्डियोवास्कुलर, आपने वैसे ही खाना खा रहे हैं, आप वैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये रिस्क आपके कई ज्यादा हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी, मेरा तो मेनोपॉज अब खत्म हो गया, मुझे कोई हॉट फ्लैशेस नहीं होते हैं। It doesn't matter at all. Hot flashes is just one of the minor symptoms of menopause. लेकिन लोग उसके बस उसी के ऊपर फोकस करते हैं। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो यंग लड़कियों के लिए, नॉट एट ऑल ट्रू। जितना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, जितना आप वेट ट्रेनिंग करोगे, उतना आपकी हेल्दी एजिंग होगी। ओके। फिर और जो another लड़कियाँ myth I have to प्यूबर्टी say is करती हैं। कि औरतों को कम खाना चाहिए। आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। प्यूबर्टी में पीरियड पेन होना ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
ये ओह! आजकल पाया जाता है। ये बिल्कुल, अगर आपको पीरियड्स आपको कब आए और कब गए आपको नहीं पता चलना चाहिए। अगर आपको पीरियड पेन होते हैं तो हाँ। आपकी बॉडी आपको बता रही है दैट समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, कितना इज़ इट वजन? नॉर्मल कि आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड ये चीज़ देखा गया है कि ना पीरियड्स में पेन भी ज़्यादा हो रहा है और पीरियड ज़्यादा आ भी नहीं रहा है। 2 से 3 दिन मैक्सिमम ऑफ द गर्ल्स आर फेसिंग राइट नाउ कि 2 से 3 दिन पीरियड्स आते हैं और पेन बहुत ज़्यादा कर रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? It could be a lot of reasons, but COVID vaccination, even though ये कोई भी इसमें से correlation scientifically proven नहीं है, लेकिन हुँ, it can be a very big cause of why these changes are happening in women. और ये changes बढ़ती ही जा रही हैं। और क्या हो रहा है? Because of all these changes in periods, fertility की issues बढ़ रही हैं। इनफर्टिलिटी एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो पहले नहीं थी इतनी। 5-6 सप्लीमेंट्स जो मैं खुद लेती हूँ हुँ, और मैं सबके लिए रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स रिसर्च्ड हैं, हुँ, स्टडीड हैं, सेफ हैं और सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक ओके, है? नंबर 1 है आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये क्या हैं? ओके, ये एसेंशियल फैट्स हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है? तो ये ज़रूरी है। नंबर 2 विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? नंबर 3 मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी ओके, इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट दैट पीपल शुड बी हैविंग। फिर आपका बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से, बट creatine is another new supplement which a lot of people are now talking about, and I myself take. It's very good for your muscle health, it's very good for your brain health. तो ओके, क्रिएटिन को आप इंक्लूड कर सकते हैं, और कोलेजन, क्योंकि मैंने आपको कोलेजन पहले भी बताया था हुँ, कि हुँ, कोलेजन आपका कनेक्टिव टिश्यू में होता है, तो हुँ, उसके भी सप्लीमेंट से आपको फायदा हो सकता है। बट टॉप 3 सप्लीमेंट्स ओमेगा 3, विटामिन डी और मैग्नीशियम, ये तीनों सप्लीमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं। ओके। थैंक यू सो मच निधि कक्कर जी। आई होप कि ऑडियंस को आपका आपने जो भी बातें कही हमारे बीच में जो बातें हुई, वो समझ आई होगी और अगर ऐसा कुछ आप लोगों को लगा हो दोस्तों कि मैं कुछ क्वेश्चंस शायद नहीं कर पाई हूँ, तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही में ऐसे ही और भी कन्वर्सेशंस के लिए एक्सप्रेस कैफ़े को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।